नमस्कार दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था परमाणु सिद्धांत के बारे में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम पढ़ चुके, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम क्या था इनका? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1911 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया? स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। इनका प्रयोग किसके ऊपर आधारित था? स्वर्ण पत्र के ऊपर आधारित था। इन्होंने क्या किया? एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार कर दी। कौन से कणों की बौछार कर दी? अल्फा कणों की बौछार कर दी। अब अल्फा कण क्या होते हैं? देखना यहाँ पर, ये होता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। परमाणु क्रमांक 2 होने का मतलब क्या है? हीलियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 है। लेकिन अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए हीलियम में से तो क्या आयन बनता है? यहाँ पर हीलियम प्लस 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हीलियम प्लस 2। ये हीलियम प्लस 2 आयन ही क्या कहलाते हैं? अल्फा कण। क्या कहलाते हैं? हीलियम प्लस 2 आयन ही क्या कहलाते हैं? अल्फा कण कहलाते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपन, ये हुआ हीलियम का नाभिक, ये हुई इसकी कक्षा और इस प्रथम कक्षा में ये हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को हमने निकाल दिया। बचा क्या है? हीलियम का नाभिक। तो हीलियम के नाभिक को हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहा जाता है। तो इस सोने की पतली पन्नी पर इन्होंने क्या की? अल्फा कणों की बौछार कर दी। इस सोने की पतली पन्नी के चारों ओर इन्होंने किसका लेपन किया? जिंक सल्फाइड से पुते हुए पर्दे का लेपन कर दिया था। किससे? ZnS। इसका नाम क्या है? जिंक सल्फाइड। नाम क्या था? जिंक सल्फाइड। ऐसा करने का मुख्य कारण यह था कि जब अल्फा कण, क्योंकि ये आवेशित कण है, धनावेशित कण है, दिख रहा है अपन को, ये आवेशित कण जब इस पर्दे पर पड़ते हैं तो ये क्या उत्पन्न करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये तो हो गया इनका प्रयोग। हाँ, एक और चीज, ये जो सोने की पतली पन्नी ली, इसकी मोटाई इन्होंने ली थी 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, ये हो गया इनका प्रयोग। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1911 में सोने की बहुत पतली झिल्ली या पन्नी, जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁷ मीटर ली तथा उस पर किसकी बौछार कर दी? अल्फा कणों की बौछार कर दी। सोने की पतली झिल्ली के चारों ओर जिंक सल्फाइड से पुते हुए पर्दे का उपयोग वृत्ताकार भाग के रूप में किया गया है। ये तो हो गया इनका प्रयोग। अब इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने कुछ प्रेक्षण लिए। तो प्रेक्षण देखते हैं। प्रेक्षण किस प्रकार से लिए इन्होंने? देखना, इस प्रकार से हम मान सकते हैं परमाणु को, और इस पर इन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार कर दी। तो इन्होंने पहला प्रेक्षण ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है ना, वो सोने की पतली पन्नी में से सीधे ही निकल गए। क्या हो गए हैं? सीधे ही निकल गए इस प्रकार से। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ कोण से विक्षेपित हुए। इस प्रकार से देखना, पहला परीक्षण ये निकाला इन्होंने कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली में से सीधे ही निकल गए। दूसरा परीक्षण ये कि कुछ अल्फा कण कुछ कोण से विक्षेपित हुए। और लगभग तीसरा परीक्षण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस दिशा में गया उसी दिशा में वापस लौटकर आ गया। मतलब कि 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ, 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ। ये तो हो गए इनके प्रेक्षण। अब इनके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाले। तो पहला प्रेक्षण के आधार पर देखना, प्रेक्षण वापस से समझना। पहला प्रेक्षण ये था कि अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए थे। तो इस प्रेक्षण से उन्होंने पहला निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है? खोखला होता है। इसीलिए तो वो सीधे निकल गए।
ठीक, दूसरा निष्कर्ष देखना, कुछ कोण, कुछ अल्फा कण क्या हुए, कुछ कोण से विक्षेपित हुए। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का जो धनावेश होता है ना, वो क्योंकि ये अल्फा कण क्या है, धनावेशित कण है, और ये यहाँ आकर कुछ कोण से विक्षेपित हो रहे, दूर भाग रहे हैं। ये दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि धनावेशित कण है, इसका मतलब यहाँ अंदर क्या है, इसके धनावेश, कोई धनावेश है जो इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि समान आवेश सो में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये आवेशित कण किसी धनावेश के कारण क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तीसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश धनावेशित आयतन है वो कहां होता है, इसके मध्य में उपस्थित होता है। कहां होता है, मध्य में उपस्थित होता है। और इन्होंने परमाणु का के आकार को कितना बताया, 10⁻⁻10 मीटर, तथा इस नाभिक के आकार को कितना बताया इन्होंने, 10⁻⁻15 मीटर। समझ में आ रहा होगा? ठीक, आया समझ में? अब देखना, ये जो एक अल्फा कण जो निकला था ना, जो 180 डिग्री पर वापस लौट कर आ गया, इसके आधार पर इन्होंने यहां बोल दिया कि इसका समस्त धनावेश कहां उपस्थित है, इसके मध्य में उपस्थित है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक। क्या नाम दिया इन्होंने, नाभिक नाम दिया। क्वेश्चन आता है, नाभिक की खोज किसने की, किसने की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। ठीक है, ये तो हो गए इनके निष्कर्ष। अब ये प्रयोग किया, उसके बाद में प्रेक्षण लिए, प्रेक्षण के बाद निष्कर्ष निकाले। अब इन प्रेक्षण निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु मॉडल की कुछ विशेषताएं ये इस प्रकार से है, देखना। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार से था। इन्होंने अपने परमाणु मॉडल के अंदर ये पहली बात यह बताई कि परमाणु का जो समस्त धनावेश और द्रव्यमान जो होता है वो कहां होता है, उसके मध्य में उपस्थित होता है। कहां होता है, मध्य में उपस्थित होता है, पहली चीज। दूसरी देखना, परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में क्या करता है, गति करता रहता है। नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में गति करता रहता है इलेक्ट्रॉन। इस वृत्ताकार कक्ष को इन्होंने क्या कहा, कक्षा। क्या कहा, कक्षा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिट। नंबर तीसरी चीज इस प्रकार से, ठीक। नंबर तीसरा इन्होंने ये बोला कि परमाणु के अंदर जितने धनावेश होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऋणावेश उपस्थित होते हैं। इसलिए ये जो परमाणु जो होता है ये क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हमें ना सौर मंडल का प्रतिरूप भी मान सकते हैं। सौर मंडल में जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है, नाभिक के चारों ओर कौन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ठीक, लेकिन इस मॉडल में भी कुछ कमियां पाई गई। वो कमियां क्या थी, तो अब कमियां देख लेते हैं। पहली कमी ये रही कि यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु स्थायी होता है या अस्थायी होता है ये नहीं बता पाए। दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि नाभिक के चारों ओर कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो मुझे आप बताइए, अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि किसी वृत्ताकार मैदान में आप लगातार चक्कर लगाते रहें तो आप निश्चित समय अंतराल बाद आपको थकान महसूस होगी। हो सकता है आपको
बेहोशी आ जाए, वहीं चक्कर खा के गिर जाओ आप। ठीक ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि एक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक का एक नियम है। उनके नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी आवेशित कण अगर गति करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। उसकी ऊर्जा में कमी होने के कारण, जैसे कि ये नाभिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो मैक्सवेल के अनुसार क्या होता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में लगातार क्या होगी, कमी होगी। और कमी होने के कारण इसका पथ निरंतर कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और अंत में कहां गिर जाएगा, ये नाभिक पर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, तो मैक्सवेल के नियम को भी ये नहीं समझा सके। इसके अलावा नंबर तीसरी कमी ये रही कि ये परमाणु के स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सके कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। नंबर चौथी कमी की यह रही कि एक कक्षा के अंदर, जैसे इन्होंने बोला था ना कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में गति करते हैं, इनको क्या कहा था इन्होंने, कक्षा। लेकिन इस एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये रदरफोर्ड नहीं बता सके। तो ये रही रदरफोर्ड की कमियां। इस प्रकार हमने रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग पूरा पढ़ लिया, प्रयोग भी पढ़ लिया, प्रेक्षण, निष्कर्ष के बाद में इनका परमाणु मॉडल और इनकी कमियां देखी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल।